स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। नाम है इसका कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। क्या है ये कैपिटल एंड रेवेन्यू, जरा हम उसके बारे में बात करते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसको रोक देना बाबू। हाँ, ठंडा लग रहा है या पंखा चला दें वो पीछे वाला? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू चैप्टर, नाम है इसका कैपिटल एंड रेवेन्यू। क्या कहता है जरा ढंग से सुनेंगे। हमने कहा चैप्टर का नाम क्या लिया, कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जितने भी ट्रांजैक्शन आज के बाद आप देखेंगे, जितने भी ट्रांजैक्शंस देखेंगे, वो सारे या तो कैपिटल नेचर के होंगे या फिर रेवेन्यू नेचर के होंगे। वो सारे ट्रांजैक्शन या तो कैपिटल नेचर के या रेवेन्यू नेचर के, बस बात खत्म। तीसरा कोई नेचर नहीं होता। एक और होता है डेफर्ड रेवेन्यू, उसकी बात ही नहीं कर रहे अभी। या तो कैपिटल नेचर के होंगे या रेवेन्यू नेचर के होंगे। सर फायदा क्या? ये आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे बहुत ज्यादा रोल है इसका। कोई रोल है? बहुत ज्यादा रोल है। कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, हमने आपको शुरू में ही बताया कि हम लोग यहाँ पर केवल जर्नल एंट्री करने के लिए नहीं बैठे। जर्नल एंट्री के बाद हम लोग लेजर, लेजर के बाद कैश बुक वगैरह सब बनेंगी, सब्सिडरी बुक्स बनेंगी, साथ साथ ट्रायल बैलेंस बनेगा सबसे लास्ट में। और उस ट्रायल बैलेंस से हम लोग बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं। ये पूरा सिस्टम है। हम लोग जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको दो पार्ट में तोड़ते हैं। अगर हम शुरुआत सही करेंगे तभी तो अंत सही होगा। हमें हमारी बैलेंस शीट चाहिए। क्या चाहिए? हमें हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट चाहिए। हम कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस को यहां नोट करते हैं। मैं पूरी तरह सही नहीं बोल रहा हूं, केवल समझाने का पर्पस है, ठीक है ना। कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस को यहां रिकॉर्ड करते हैं और रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल में। मोटा मोटी यही समझ लो। क्या बोला? कैपिटल नेचर को यहां लिखते हैं और रेवेन्यू नेचर को ट्रेडिंग एंड पीएल में। यानी अगर हम शुरुआत सही करेंगे तभी हम उसका क्लासिफिकेशन सही तरीके से कर पाएंगे बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड पीएल के पर्पज से, क्योंकि ये तो हमें बताता है कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। जाहिर सी बात है इसमें कुछ आइटम यहां लिखेंगे, कुछ आइटम यहां लिखेंगे, इनका नेट आएगा या तो प्रॉफिट या तो लॉस। ये जो आइटम्स हम लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट में, ट्रेडिंग एंड पीएल में, इनका नेचर नॉर्मली हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है। क्लियर है? और यहां जो आइटम्स लिखते हैं इनका नेचर नॉर्मली कैपिटल नेचर का होता है। कितनी एसेट्स हैं, कितनी कैपिटल एंड लायबिलिटीज है। कितनी एसेट्स हैं और कितनी कैपिटल एंड लायबिलिटीज, ये बताता है बैलेंस शीट। और नॉर्मली ये कैपिटल नेचर का होता है। हमने पहले भी बोला कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो गए या तो हम कैपिटल नेचर, बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को फिर से दो पार्ट में तोड़ते हैं। या तो ये कैपिटल नेचर की रिसीट होगी या तो एक्सपेंडिचर होगा, या तो ये रेवेन्यू नेचर की रिसीट होगी, मिलेगा पैसा, या तो ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। अरे बोलो ना। या ये कह सकते हो कि जितनी भी रिसीट्स होती हैं या जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ये रिसीट्स या तो कैपिटल नेचर की होती है या ये रिसीट रेवेन्यू नेचर की होती है।
ये एक्सपेंडिचर या तो कैपिटल नेचर का होता है या फिर ये रेवेन्यू नेचर का होता है। मेरी बात समझ में आई? कहने का मतलब ये कि या तो आप ट्रांजैक्शन वाइज बांटो, ये कैपिटल नेचर, ये रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर में ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर का रिसीट, रेवेन्यू नेचर में रेवेन्यू नेचर का रिसीट और रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। चलो चलो मारो बोले उल्टा चलते हैं। रिसीट है, अब ये रिसीट या तो कैपिटल नेचर की होगी या तो रेवेन्यू नेचर की होगी। एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर या तो कैपिटल नेचर का होगा या तो रेवेन्यू नेचर का होगा। क्या जरूरत है सर? अब जरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। मशीन परचेस्ड, गुड्स परचेस्ड। मशीन परचेज है 10 लाख की, गुड्स परचेज है 15 लाख का। जर्नल एंट्री करिए। क्या करिए? दोनों परचेज हैं, दोनों क्या हैं? परचेज। लेकिन दोनों परचेज की नेचर में फर्क है। ये गुड्स खरीदा गया है बेचने के लिए। किसके लिए? ये मशीन खरीदी गई है बेचने के लिए। हाँ, टू यूज। अब बात समझ में आई? तो जब मशीन खरीदेंगे बिजनेस में यूज होगी, ये 1 साल से ज्यादा लाइफ की होगी, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल। लेकिन ये जो माल खरीदा है ना, आज है कल तक नहीं रहेगा, या 2 महीने के अंदर बिक जाएगा या शाम तक बिक जाएगा। खरीदा ही इसको बेचने के लिए, और एसेट्स जो खरीदी मशीन, वो बेचने के लिए नहीं खरीदी, यूज करने के लिए। इसको कहेंगे हम कैपिटल नेचर, और ये रेवेन्यू नेचर। तो सर एक तरीका तो आपने बता दिया बाइफर्केशन का। क्या केवल इसी एक कंडीशन से हम लोग बांटेंगे? ना, देयर आर सो मेनी कंडीशंस। अब हम करेंगे क्या सर? इसमें से किसको पहले पढ़ेंगे, किसको बाद में पढ़ेंगे? मैंने कहा एक बार अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे कि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। जिस दिन हमको ये पता चल जाएगा ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, हम उसके बाद अपने आप बता सकते हैं कि रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर क्या होगा। अपने आप। जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर नहीं होगा वो रेवेन्यू नेचर का होगा। सोचना क्या है? यानी हमको ये चेक करना है अब क्या ये एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है। आपका जवाब आता है हाँ, तो ठीक। ना तो कहां ले जाएं उसको? रेवेन्यू नेचर। अरे बोल लो। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो आप ये पता कर सकते हैं ऑटोमेटिकली कि ये कैपिटल नेचर की रिसीट है, अपने आप बता लेंगे। और जब आप ये बता ले जाते हैं कि ये कैपिटल नेचर की रिसीट है, तो आप अपने आप ये बता ले जाएंगे कि ये रेवेन्यू नेचर की रिसीट है, क्योंकि जो रिसीट कैपिटल नेचर की नहीं होगी वो अपने आप सोचना क्या है। यानी हमको केवल पढ़ना किसको है? कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। बात समझ में आई? बोलो। कहानियां मजेदार मजेदार आएंगी। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर हिंदी में इसे कहते हैं ठीक। एक होता है रेवेन्यू आयगत व्यय, एक होता है पूंजीगत व्यय। चलिए कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर क्या है? ये अगर कंडीशन पूरी हो जाए ना, तो ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। नॉर्मली हाई वॉल्यूम में होता है, मैंने ये नहीं कहा ऑलवेज। नॉर्मली हाई वॉल्यूम में होता है। 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़, ये खर्चा होता है।
हाँ या ना? बिजनेस में यूज करने के लिए है। बोलो। इसको हम सेल करने के लिए नहीं रखते हैं। इसकी वर्किंग लाइफ जो होगी 1 साल से अधिक की होगी। इससे हमको फ्यूचर में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिसीव होंगे। अगर ये कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो ये मेरा कहलाता है कैपिटल नेचर। पांचों कंडीशन या कोई एक? नॉर्मली हाई वॉल्यूम का होता है और कोई ना कोई आइडेंटिटी मिलती है, उसको हम बिजनेस में यूज करते हैं, सेल करने के लिए नहीं रखते। 1 साल से अधिक की लाइफ होती है और इससे हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। अब क्लियर हुआ? अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाएं तो ये मेरा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। अदरवाइज कोई एक कंडीशन पूरी ना हो तो ये रेवेन्यू नेचर का होगा। सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब क्या है? इससे हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब है जो एसेट्स मेरे पास आई है, जो आइटम मेरे पास आया है, उसको हम बिजनेस में यूज करेंगे और उससे हम फ्यूचर में अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाएंगे, फ्यूचर में हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, फ्यूचर में हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, फ्यूचर में हम उससे कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। अब बात समझ में आई? तो हम कहेंगे हाँ इस एसेट की फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। अब तो क्लियर हो रहा है? Yani in totality there are 5 conditions. If all these 5 conditions are met, we can say that yes, the expenditure is a capital nature expenditure, otherwise it would be treated as a revenue nature expenditure. That's it. सोचना मना है। समझ में आए? एग्जाम्पल के तौर पर हमने मशीन खरीदा तो ये नॉर्मली हाई वॉल्यूम का होता है। मैंने नॉर्मली लिखा है, ऑलवेज नहीं लिखा। ये पंखा भी देखो 1000, 1500, 2000 में आ जाता है, लेकिन 10-10 साल चलता है ना? छोटा है लेकिन कई साल तक चलता है, तो इसकी भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। तो मैंने इसीलिए नॉर्मली लिखा, ऑलवेज नहीं लिखा। तो नॉर्मली ये हाई वॉल्यूम का एक्सपेंडिचर होता है। दूसरा, इसको हम बिजनेस में यूज करते हैं, यूज हो ही रहा है। क्या मैं बेचने के लिए पंखा खरीदा था? एसी को मैंने बेचने के लिए खरीदा था। क्या टेबल जिस पर तुम लोग बैठे हो, चेयर और बेंच पर, क्या मैंने उसको बेचने के लिए खरीदा है? क्या लैपटॉप मैंने जो खरीदा है वो बेचने के लिए खरीदा है? क्या ये फर्नीचर जो है क्या बेचने के लिए, कैमरा वगैरह बेचने के लिए खरीदा है? क्या ये बिल्डिंग जो बनाई बेचने के लिए? नहीं भाई, ये मेरी लॉन्ग टर्म हमको हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और कैपेसिटी में इंक्रीमेंट देते हैं। हाँ या ना? अच्छा, लाइफ 1 साल से अधिक की होती है, इसको सेल नहीं करते हैं, बात खत्म, सारी कंडीशंस। समझ में आई बात? हाँ या ना? अच्छा, अगर मैं कहूं कि मैंने मशीन परचेस की, क्वेश्चन है मिस्टर ए फर्नीचर डीलर
purchased furniture of rupees 20 lakhs. Question. Mr. A, laptop dealer, purchased furniture of rupees 20 lakhs. क्वेश्चन दोनों सेम है. तुम लोग को जर्नल एंट्री नहीं आती. क्या नहीं आती? नहीं आती है. हम अभी केवल हिंट के लिए तुम लोग को बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं? यहां एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 20 lakhs का. तुम लोग को नहीं आता, केवल समझाने के लिए यहां पर हम ये लिख रहे हैं. ठीक है ना? फर्क पता चले कि हम लोग करना क्या चाहते हैं, आखिर क्यों हम लोग बाइफरकेट कर रहे हैं. फ्यूचर में आने वाले समय में तुम लोग ये जान जाओगे कि ये एंट्री कैसे हुई. और जब ये रेवेन्यू नेचर का होता है ना, तो हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक. परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक. सॉरी, हाँ उल्टा लिखती है. सॉरी, माफ कर दिए या नहीं किए? 20. समझ में आई बात? इसने फर्नीचर खरीदा, लेकिन ये फर्नीचर का डीलर है, तो इसने खरीदा होगा फर्नीचर बेचने के लिए. तो परचेज किया है सेल करने के लिए. परचेज किया है सेल करने के लिए. अब समझ में आई बात? और इसने फर्नीचर खरीदा है बेचने के लिए नहीं, अपने बिजनेस में यूज करने के लिए. बात समझ में आई? तो ये मेरा एसेट हो गया. ये तो फर्नीचर आएगा चला जाएगा, फिर फर्नीचर आएगा चला जाएगा, फिर फर्नीचर आएगा चला जाएगा. इनकी लाइफ 1 साल से अधिक की नहीं होती, महीने 2 महीने 3 महीने, यानी कि ये रिकरिंग नेचर के होते. एक और कंडीशन अगर जोड़ना चाहो, टू बी यूज नॉट टू बी सोल्ड, ये टू बी यूज इन द बिजनेस एंड ऑफ रिकरिंग नेचर, नॉट ऑफ रिकरिंग नेचर. बात समझ में आई? जो कैपिटल नेचर का खर्चा होता है रिकरिंग नेचर का नहीं होता, बार बार नहीं होगा. ये फर्नीचर मैंने बार बार खरीदना है, आज भी खरीदेंगे कल भी खरीदेंगे, अरे नहीं सर कई साल में आप एक बार खरीदेंगे. ये पंखा हम डेली डेली खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे डेली डेली. लेकिन एक फर्नीचर का डीलर डेली डेली फर्नीचर खरीदेगा और बेचेगा. लेकिन एक बिजनेसमैन जो फर्नीचर का डीलर नहीं है, जैसे मैं फर्नीचर खरीदूंगा, बेचने के लिए नहीं खरीदूंगा, कई साल में एक बार खरीदूंगा. नॉन रिकरिंग नेचर होता है. अब समझ में आई बात? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये हमारी एसेट्स है, ये मेरा रेवेन्यू नेचर का है. जो परचेज और सेल करते हैं वो रेवेन्यू नेचर. ये हम लोग सीखेंगे, चिंता न. देखो ना, हमने सेम चीज की है, ट्रांजैक्शन वही है. मिस्टर ए फर्नीचर खरीद रहा है, उसके में एंट्री कुछ और है. मिस्टर ए फर्नीचर खरीद रहा है, उसका बिजनेस बदल गया, तो उसकी एंट्री कुछ और हो गई. ये फायदा होता है. ये तरीका है कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर को बांटने का. एंट्रीज देखेंगे, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं. क्लियर हुआ? तो अब अगर मैं कहूं रेवेन्यू नेचर को बताओ रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे सर नॉर्मली छोटे मोटे आइटम्स होते हैं. नॉर्मली, ऑलवेज नहीं. सर जो हमारा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है बार बार होने वाला होता है. अकाउंटिंग जो उसकी लाइफ होती है नॉट मोर देन 1 ईयर होती है, 1 साल या उससे कम होती है. हाँ या ना? और ना सर इससे कोई फ्यूचर बेनिफिट्स नहीं मिलते, इससे ना हमारी एफिशिएंसी, कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी कुछ भी इंक्रीज नहीं होती. तो ये हमारा कौन सा नेचर होता है? रेवेन्यू नेचर का. तो जब कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर पता चल गया, तो रेवेन्यू नेचर का अपने आप पता चल गया. समझ में आई बात? हमने एक मशीन खरीदी, ढंग से सुनना, 10 लाख की मशीन खरीदी. कितने की? तो ये रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का? पक्की बात है कैपिटल नेचर का. मान लेंगे कि ये इसका बिजनेस नहीं है, मशीन खरीदी है बिजनेस को यूज करने के लिए.
अच्छा, मैं फर्नीचर खरीदने गया, चलो बिल्डिंग लैंड खरीदा मैंने 10 लाख रुपए की, कितने की? इस पर मैंने रजिस्ट्री का खर्चा दिया, ये भी मेरी एसेट ही है नहीं? मैंने 1 लाख रुपए रजिस्ट्री के खर्चे दिए, टोटल अब जमीन की कीमत कितनी हो गई? हैं? हैं? कितना? 11 लाख। 11 लाख, हाँ 11 लाख। अरे 11 लाख पे जमीन का कीमत, रजिस्ट्री किसके लिए किए हो? तो बात खत्म हो गई ना। तुमने यहाँ जितनी फीस दी है वो तो कॉस्ट है ही है, आने जाने पर जो खर्चा हो रहा है वो कहाँ ले जाओगे? एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर तो वो भी तो ट्यूशन कॉस्ट में आएगा, कोचिंग कॉस्ट में आएगा। कहीं जाते हो पढ़ने दूसरे शहर या दूसरे विदेश, तो वहाँ कोचिंग या कॉलेज का तो फीस देते हो, वहाँ लॉजिंग एंड फूडिंग की कॉस्ट अलग लोगे कि उसी कॉलेज में ही मानोगे कि खर्चा है? कोर्स की फीस तो मानोगे कि टोटल इतना खर्चा हुआ पढ़ने पर, नहीं समझे? तो जमीन खरीदने के लिए जरूरी है कि रजिस्ट्री हो। अच्छा, मैंने वकील को पैसा दिया था कि देखो जमीन सही है कि नहीं, मैंने उसको 10,000 दिया, जमीन की कीमत कितनी? 11,10,000। मैंने इस पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाया 20 लाख का। अब बताओ लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी? हाँ या ना? समझ में आ रही है? नहीं बात समझ में आ रही है? पक्की बात है। हमने मशीन खरीदी 40 लाख की प्लस, मैं उस मशीन को लेने दूसरे शहर गया था तो मुझे फ्लाइट की टिकट बुक करानी पड़ी। तो मैंने जब बुक करवाया तो वहां मुझे होटल भी लेना पड़ा, 10 दिन रहा, मैं टोटल 1 लाख रुपए खर्च करके आया, टिकटिंग का और लॉजिंग एंड फूडिंग का। क्या ये मशीन की कॉस्ट में जुड़ेगा? 10 दिन बाल की खाल निकालो वेट करके। हाँ बोलो। कितना होगा जमीन की मशीन की कॉस्ट कितनी? 40 है 41? 40 लैक्स और 41 लैक्स? अरे बोलो। 41। क्या बिना गए तुम मशीन खरीद लेते? मशीन खरीदने के लिए जरूरी है कि वो खर्चा बर्दाश्त करो, मशीन खरीदने के लिए जरूरी है कि वो खर्चा बर्दाश्त करो, बिना वो टूर्स एंड ट्रेवल्स का खर्चा किए आप मशीन नहीं ला सकते। आगे चले, हम वहां गए, मैंने जब मशीन ली तो मैंने उसके लोडिंग का खर्चा दिया मशीन को, प्लस मैंने इंश्योरेंस का खर्चा दिया पोर्ट तक ले जाने के लिए, प्लस मैंने फ्रेट दिया अपनी सिटी तक उसको भेजने के लिए। ये तीनों मिलाकर मैंने 50,000 का खर्च किया। अब बताओ मशीन की कीमत कितनी? बोलो भाई। हाँ, क्या इसको ऐड करेंगे इसमें? बिल्कुल ऐड होगा, पक्की बात है, क्योंकि बिना इस खर्च को किए मशीन हम ला, मशीन आ गई मेरे पोर्ट तक, वहां मैंने गया, मैंने उसको अनलोड करवाया या अपनी फैक्ट्री में अनलोडिंग करवाई, हाँ या ना? उसके बाद
उसको फिक्सिंग करवाई, जमीन में लगाया ताकि हिले ना चलते समय, गड़ 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 गड़। बात समझ में आई? प्लस बिना बिजली के मशीन तो चलेगी नहीं। चलेगी क्या? ये पंखा लाकर मैं ऐसे रख दूं तो हो गया क्या काम? क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करवाना पड़ेगा ना। तो मैंने इंस्टॉलेशन करवाया। क्या करवाया? साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन भी करवाया। बिना इलेक्ट्रिफिकेशन के मशीन तो लग नहीं सकती। जब ये सब हो गया तो मैंने उसका इंस्पेक्शन करवाया। उड़ी बाबा। इंस्पेक्शन होने के बाद सब लोग दांत दिखाकर चले जाएंगे? नहीं, ट्रायल रन होगा। चलो, इतना और खर्च किया, 1 लाख रुपए इसमें लग गया। बता सकते हो मशीन पर टोटल खर्च कितना माना जाएगा? बताओ। 42,50,000, 42,50,000। यस और नो? ये मशीन की कॉस्ट हो गई। गलती करने वाले हो? आगे चले। सोचो, मशीन अभी सब तैयार हो गई, मशीन रेडी टू यूज है। जैसे तुम लोग बटन दबाते हो पंखा चलने लगता है, हवा देने लगता है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मशीन मैंने खरीदी है तो मैं ट्रायल रन तो लूंगा, क्योंकि जो इंजीनियर आया है वो चला जाएगा। तो इंजीनियर के इसलिए बुलाया था कि भैया देख लो मशीन ठीक से चले। तो उसने मशीन को सेटअप किया और उसके बाद ट्रायल रन करवाया। क्या करवाया? अब ट्रायल रन के लिए हमको मटेरियल चाहिए रहेगा। मान लो मैं आटा चक्की लगा रहा हूं तो गेहूं तो चाहिए ना, तभी तो ट्रायल रन होगा। कि उसमें घास फूस डालोगे? क्या डालोगे ट्रायल लेने के लिए? मटेरियल यानी गेहूं। अच्छा, मटेरियल डाला। अच्छा, मटेरियल हम ही डालेंगे या लेबर डालेगा? तो लेबर भी ले लेंगे। और टोटल मिलाकर मटेरियल लेबर मैंने 30,000 रुपए का लगाया। अब बताओ मशीन की कीमत कितनी? 42,00,000, 42,80,000, 42,00,000। अरे कुछ बोलोगे? 82 नहीं, 42। 80,000, 30,000 जोड़ोगे? हाँ, 42,80,000। सोचो। हाँ जी। अब जब ट्रायल रन ले लिया, अब गलती करने जा रहे हो। अब जब ट्रायल रन ले लिया तो गेहूं डाला होगा तो आटा तो निकला ही होगा, और हमारा धंधा ही वही है कि आटा बेचेंगे, तभी तो मशीन लगवाई। मैंने इस ट्रायल रन के सेल कर दिया। क्या कर दिया? और 10,000 रुपए मिल गए मुझे वापस। ये 10,000 रुपए मुझे वापस मिल गए बेचने से। अब बताओ मशीन के लिए कॉस्ट कितनी? जब माइनस कर दोगे। तुम लोग बहुत बड़ी चीज कर रहे हो, ये सारी चीजें फंसती जाती है बुक्स में। याद रखना, क्वेश्चन पढ़ने से काम नहीं होता, समझो, देखो कैसे होता है लाइफ में। हाँ, कितना होगा मशीन का दाम? अरे, गेहूं डाले, आटा निकला होगा, बेचोगे तो पैसा वापस आ गया, घर में तो खाएंगे नहीं। हाँ बोलो। इस 10,000 जो पैसा मिला है क्या करेंगे? ये 42,80 था, उसमें से माइनस होगा या नहीं? बस ये बताओ, ये माइनस होगा या नहीं? होगा, माइनस होगा। अरे होगा भाई, क्योंकि ट्रायल रन की कॉस्ट जब लगी तो जोड़ दिया, वापस आया पैसा तो घटा दिया। अच्छा जी। गवर्नमेंट ने ना हमको इस मशीन पर सब्सिडी दी है। क्या दी है? कि तुम ये मशीन लगा रहे हो, ये लो मेरी ओर से 5 लाख रुपए। बताओ मशीन का दाम कितना? क्या ये भी माइनस होगा? होगा।
बिल्कुल ठीक जवाब है तुम लोग। अब समझ में आई बात। अब मशीन चलने लगी, और सारे खर्चे अगर किसी पढ़े लिखे बच्चे से पूछो ना, जानते हो जो जानता है जर्नल एंट्री, वो क्या एंट्री बताता है मालूम है? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम तो लोग को केवल हिंट दे रहे हैं। मान लो ये आया 40 लाख, हम जान रहे हैं तुम लोग को नहीं आती जर्नल एंट्री, केवल ऐसे ही बता रहे, मन कर रहा है, ठीक है ना? 40 लाख वो लिख दिए। फिर उसने देखा टूर्स एंड ट्रेवल, लोडिंग अनलोडिंग इंश्योरेंस, वो लिखेगा डिफरेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, अलग अलग खर्चों का नाम लिखेगा, ये टू बैंक। ऐसे ही तो एंट्री होगी। कितना रुपया खर्च हुआ है? 1,50,000, 2,50,000, ये अलग अलग करके कितना खर्च हो गया? 2,80,000। कितना? तो 2,80,000। जहां उसने ये एंट्री की, सारा का सारा सत्यानाश कर दिया। यहां ये नहीं लिखना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं। वो यहाँ लिखते हैं टूर्स एंड ट्रेवल डेबिट, लोडिंग एंड अनलोडिंग डेबिट, इंश्योरेंस फ्रेट अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट, अनलोडिंग अकाउंट डेबिट, फिक्सिंग अकाउंट डेबिट, इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। नहीं लिखना है। मैंने कहा सारा का सारा खर्चा किस पर है, तो किस अकाउंट में जाकर जुड़ जाएगा? यहाँ जोड़ रहे हो ना मशीन में, तो यहाँ भी तो जोड़ोगे। मशीन में मशीन का खर्चा ऐड होगा, ऐसे होगा। अब बात समझ में आई? क्लियर है? फिलहाल भूल जाओ, मैंने इतना केवल समझाने के लिए बताया। ये आगे जब तुम लोग जर्नल एंट्री सीखोगे, ऑटोमेटिकली यू विल कम टू नो द थिंग्स। ठीक है, समझ में आया? कुछ और कहानी आगे बढ़े? मोटरसाइकिल खरीदी मैंने 1.5 लाख रुपए की। मेरे लिए एसेट है ना, बिजनेस के लिए खरीदी तो कोई दिक्कत। मैंने सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी, यानी पुरानी, 50,000 में। और जब हम पुरानी कोई चीज खरीदते हैं तो उसको बड़े अच्छे तरीके से सर्विसिंग करवाते हैं। करवाते नहीं करवाते? मैंने 5,000 रुपए सर्विसिंग की कॉस्ट दे दी, प्लस रिपेयर मेंटेनेंस। अब बताओ मेरे लिए उस गाड़ी की कीमत कितनी है? 50,000 या 55,000? कितना? गाड़ी मेरे पास आ गई, गाड़ी मेरे पास आ गई, बन करके आ गई। मैंने किक मारी और गाड़ी चल पड़ी। सेल्फ भी हो सकता है, चिंता न करना। गाड़ी चल पड़ी। अब उसके अगले दिन टायर हो गया उसका पंचर। मेरा अगले दिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर खर्चा हुआ 500 रुपए। बताओ गाड़ी की कीमत कितनी हो गई? 55,000। 55,000। एक बार गाड़ी चलने लगी, अब उसके ऊपर कुछ भी रिपेयर का खर्चा होगा वो उसकी कॉस्ट नहीं जुड़ेगा, क्योंकि गाड़ी तो चल रही थी। पंचर बनवाने के बाद क्या गाड़ी हवा से बात करेगी? जैसे पंचर होने के पहले चल रही थी, वैसे ही पंचर बनने के बाद चलेगी। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है, क्या हमारा पंचर बनवाने से गाड़ी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई? ठेंगा तब रेवेन्यू नेचर का है। मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? मतलब अब जो हम खर्च कर रहे हैं गाड़ी को मेंटेन रखने के लिए कर रहे हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। बात समझ में आई? उससे हमको कोई फायदा मिलने वाला नहीं। आगे चले। हमने पुरानी गाड़ी खरीदी, लेकिन उस पर जो रिपेयर करवाएंगे वो मेरा कैपिटल नेचर का है, क्योंकि गाड़ी अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम यूज करने के पहले
जितने भी खर्च किए जाएंगे उस एसेट को रनिंग कंडीशन में लाने के लिए, कौन सी कंडीशन में? तब तक के सारे खर्चे हमारे कैपिटल नेचर के होंगे। समझे मेरी बात? तब तक के सारे खर्चे हमारे कैपिटल नेचर। नहीं समझ में आ रही बात? मैंने क्या कहा? गाड़ी को फर्स्ट टाइम यूज करने तक के जितने भी खर्चे होंगे, फर्स्ट टाइम, मेरे लिए पुरानी गाड़ी भी नहीं है, लेकिन उसको रनिंग कंडीशन में लाने के लिए जितने भी खर्च करने पड़ेंगे, डेंटिंग, पेंटिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, फलाना डिबाका, ओवरहॉलिंग, सर्विसिंग, वो सारे खर्चे फर्स्ट टाइम यूज करने तक के जितने भी होंगे उस गाड़ी की कीमत में जोड़े जाएंगे। लेकिन एक बार गाड़ी अगर रनिंग कंडीशन में आ गई, उसके बाद अगर उसमें कोई टूट फूट होती है, डेंटिंग पेंटिंग होती है, तो वो हमारा रेवेन्यू नेचर का होगा, क्योंकि वो बार बार होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। अब समझ में आ रही बात? हमने एक बिल्डिंग खरीदी पुरानी, 80 लाख में मैंने बिल्डिंग खरीदी सेकंड हैंड। कितने में? इस पर मैंने डेंटिंग एंड पेंटिंग करवाई, रिपेयर मेंटेनेंस करवाया, दरों दरवाजे जो थे उनको ठीक करवाया, हाँ या ना? अपने हिसाब से बनवाया। टोटल कितना हो गया? 87 लाख। फर्स्ट टाइम उस बिल्डिंग को यूज करने से पहले जो भी उस पर खर्चा होगा वो बिल्डिंग की कॉस्ट का हिस्सा होगा। लेकिन अगले साल फिर रिपेयर मेंटेनेंस होगा, वो रेवेन्यू नेचर का है। फिर से डेंटिंग पेंटिंग होगी, तो अब हर साल जो खर्च होता जाएगा वो रेवेन्यू नेचर का है। फर्स्ट टाइम इस सेकंड हैंड घर को यूज करने के लिए जितने भी खर्च किए जाएंगे फर्स्ट टाइम रनिंग कंडीशन में लाने तक के, वो सारे के सारे कैपिटल नेचर के होते हैं। अरे बात समझ में आ रही है? हम लेने गए जमीन बैंगलोर, मैंने सबसे पहले यहां से वहां तक का खर्चा किया होगा किस चीज पर? 1 लाख रुपए, और लॉजिंग एंड फूडिंग दिया ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि रेलवे स्टेशन पर ही सो जाएंगे। 1 लाख रुपए वो खर्च हुए। टोटल कितने खर्च हो गए? हमने उस आदमी से मीटिंग की उस होटल में, मैंने उसको बुलाया जिसकी मैं जमीन ले रहा था, और जमीन का मैंने पैसा दिया ठेंगा, क्योंकि मुझे जमीन मिली ही नहीं। डील कैंसिल। तो जब डील कैंसिल हो गई तो मैं होटल वाले को कहूंगा मुझे मेरा पैसा लौटा दो, वो लौटा देगा। हाँ, क्यों? उससे क्या लेना देना? उससे क्या लेना देना है कि नहीं? होटल वाला ठीक लौटाएगा। जो फ्लाइट से आऊंगा मैं कहूंगा मुझे मेरा पैसा लौटा दो। नहीं, क्योंकि जमीन लेने गए थे, जमीन की डील, तो हमें हमारा पैसा लौटा दो। नहीं लौटाएगा। तो अब हमारा जो खर्चा हो गया, बताओ जमीन का दाम कितना? मिली नहीं। खर्च तो हो गया ना 2 लाख। हाँ तो अरे तो बोलो ना रेवेन्यू नेचर का है, बोल दो ना। क्या इतना सोच रहे हो भाई? कहाँ दिमाग लगा रहे हो? जो कैपिटल नेचर का नहीं हो रेवेन्यू नेचर का है ना, लॉस है ये क्या है? इट्स अ लॉस। कितना? और ये लॉस कितने जाएगा? क्या दिक्कत है? समझ में आया? यानी रिजल्ट मिला ही नहीं ना। जमीन मिल गई होती तो ये 2 लाख रुपए जमीन की कॉस्ट में जुड़ जाता। जमीन मिली नहीं तो ठेंगा आप कहाँ जोड़े?
तो ये कैपिटल नेचर का नहीं है ये रेवेन्यू, क्योंकि इससे ना तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, ना प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ना एफिशिएंसी बढ़ी, ना कैपेसिटी बढ़ी, ना तो कोई एसेट हमारी आइडेंटिटी में आई, और ना हम उसको बिजनेस में यूज कर पाएंगे। बात खत्म, कोई कंडीशन पूरी नहीं। अब तो बात समझ में आ रही होगी, दिमाग खुल रहा होगा धीरे धीरे। एक और कहानी बताएं। मैंने कहा नहीं, केवल कहानियों वाला ही क्लास है, कुछ और नहीं है। ये एक जमीन है, बहुत बड़ी जमीन है, पूरा गांव बसा हुआ है। दिख रहा है ना गांव बसा हुआ। हम्म। अब हुआ क्या? अच्छा, एक और घर बना दे। अब हुआ क्या? सूरज बना दे। अब हुआ क्या कि इस जमीन को खरीद लिया अमरीश पुरी ने। आया, गांव वालों को बोला निकल जाओ, आज से ये जमीन हमारी है। तो कोई नहीं निकला, बगावत हो गई। वो पुलिस स्टेशन गया, वकील को पैसा दिया, बुलडोजर खड़े हो गए यहाँ पर। गांव के बाहर पुलिस खड़ी हो गई, बुलडोजर आ गए। अमरीश पुरी बोलता है निकालो सबको, तो गांव वाले आए, उसी में से एक सुनील शेट्टी टाइप का आकर चिल्ला रहा है, ये बुलडोजर चलेगा तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरेगा। तो अमरीश पुरी ने कहा चला दो भाई। चढ़ा दिए। तुम लोग को क्या लगा था? तो कहानी थोड़ी है, पिक्चर थोड़ी है, ये तो रियल लाइफ है, चढ़ा दिया। अब ऐसा तो है नहीं है, चूंकि होटल बनाना था किसको, अमरीश पुरी को, कि वो यहाँ पिलर लगाता, ये पिलर बड़े बड़े लगाता, और इसके ऊपर से होटल बनाता, नीचे गांव रहने देता। हाँ, ऐसा होता है क्या? नीचे गांव रहेगा, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे होटल रहेगा। तो उसको तो बराबर करना था, उससे बरोबर कर दिया। अब बताओ, इस पर तो उसका खर्चा हो गया जमीन खरीदने पर 5 करोड़ रुपए। कितने? लीगल खर्चा उसका हुआ 10 लाख रुपए। रजिस्ट्री करवाई, लग गई लगभग 50 लाख रुपए। और बुलडोजर का एक्सपेंडिचर हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस हुए गवर्नमेंट के, मान लेते हैं वो 10 लाख का खर्च हुआ। ये जो बुलडोजर का खर्चा है, पुलिस का, बुलडोजर का, क्या वो जमीन की कॉस्ट में जुड़ेगा? हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना इसको खर्च किए जमीन आ नहीं सकती। बिना सुनील शेट्टी के ऊपर बुलडोजर चलाए जमीन मिल नहीं सकती। क्लियर हुआ? अच्छा, बुलडोजर चल के चला गया, उसके बाद तो हम बिल्डिंग बना सकते हैं? नहीं। उसके बाद तुम लोग को देखो, मलबा दिखेगा। क्या दिखेगा? कूड़ा करकट, क्योंकि इतना ज्यादा फैल चुका होगा, उसको सफाई करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। उसकी सफाई में लग गया 1 लाख रुपए, क्या ये जमीन की कॉस्ट पे जोड़ोगे? आ रहे हैं ना, काहे बीमार हो रहे हो कि ये सोच लेना बहुत बड़ी बेवकूफी है, जो खर्च होगा जोड़ लेंगे। ऐड हो गया? पक्का? चूंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग बननी थी, बिल्डिंग बन करके अब तैयार है, और उस बिल्डिंग पर खर्च हुआ 2 करोड़ या 4 करोड़, चलो बिल्डिंग पर खर्च हुआ 10 करोड़ रुपए।
लग गया। लेकिन जब बिल्डिंग बन रही थी तो चूंकि गांव में था ये जमीन, तो दूर दूर से लेबर को बुलाया गया था, कोई किसी शहर से, कोई किसी शहर से, कोई अच्छा किसी शहर से, लेबर अलग अलग शहरों से आए थे। और होगा क्या कि दिन भर काम करेंगे, शाम को सब अपने अपने घर चले जाएंगे, अपने अपने शहर। अगले दिन उनको आने में लग जाएगा आधा दिन, 2 घंटे काम करेंगे, कहेंगे मालिक देर हो जाएगी, सूरज डूब रहा है, हमको जाने दीजिए। तो हाँ, उनके रुकने का भी खर्च करोगे यहाँ पर। हाँ, उनकी यहाँ पर हम बना देंगे झोपड़ियां फिर से। नहीं समझे? टेम्पोरेरी घर बनवा देंगे, हम कहेंगे रहो इसमें, खाओ पियो, लेकिन सुबह उठ करके काम पे लग जाओ। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उनकी इन झोपड़ियों को टेम्पोरेरी हट्स बनवाने का खर्चा लगा मेरा 10 लाख रुपए। कितना? क्या इसको भी लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़ देंगे क्या? बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग बन गई, ये मॉल बन गया बहुत बड़ा। हाँ या ना? अब ये तो यहीं के निवासी हो गए भाई, हटना पड़ेगा। घर तोड़ दोगे उनका तो रह देंगी, क्या दिक्कत है उनके रहने में? बोलो भैया, आप छुट्टी करो, जाओ तुम लोग अपने अपने घर, है कि नहीं? अब वो जब जाएंगे तो फिर तोड़ना पड़ेगा, डिमोलिशन कॉस्ट आएगी। क्या आएगी? अभी तक कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अब तोड़ने की कॉस्ट 1 लाख रुपए फिर लग गया तोड़ने और हटाने पर। ये क्या 1 लाख रुपए जोड़ोगे? डिमोलिशन कॉस्ट। बोलो। हाँ, जोड़ दो, क्या दिक्कत है? देखो ना कितने तरीके के खर्चे जो जोड़ रहे हो, क्योंकि इनको रख करके यहाँ तो कहोगे नहीं, जाई जाई पार्किंग ऐसे से मोड़ते हुए हो जाइएगा, है कि नहीं? जाएंगे तो सीधे ही लोग जाएंगे, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी कहेंगे मोड़ मोड़ करके जाइएगा, बच्चे खेल रहे हैं थोड़ा आराम से जाइएगा। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये सारे खर्च मेरे कैपिटल नेचर के, बिल्डिंग को जब तक स्टार्ट ना कर लें तब तक के सारे खर्चे मेरे कैपिटल नेचर के। हम एक सिनेमा हॉल चलाते, क्या चलाते हैं? ठीक है ना? सिनेमा हॉल चलाते हैं, सिनेमा हॉल चलाने के लिए एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट का लाइसेंस चाहिए होता है, बिना उसके हम लाइसेंस के सिनेमा नहीं चला सकते, एंटरटेनमेंट लाइसेंस। पहली बार जो लाइसेंस लिया मेरा रुपया लग गया 1 लाख रुपए, और बिना इस लाइसेंस के हम चला नहीं सकते। तो ये लाइसेंस मेरे लिए रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का? ये हमारा कैपिटल नेचर का है। This is an asset to me, and without having the license, I cannot run the business. And second thing, this will help us out to earn the profit. Yes or no? और ये लाइसेंस क्या मैं 1 साल के लिए ले रहा हूँ? कई सालों के लिए, लेकिन इस पर जो रिन्यूअल फीस लगेगी वो हर साल लगेगी, 10,000 पर एनम। ये बताओ, ये वाला कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का? ये रेवेन्यू नेचर का है, क्योंकि हर साल लगेगा। फर्स्ट टाइम लाइसेंस लिए तो कैपिटल नेचर का था, लेकिन अब जो खर्चा उसके ऊपर हर साल होगा वो रेवेन्यू नेचर का। वैसे ही जैसे बिल्डिंग खरीदे थे, फर्स्ट टाइम पेंटिंग करवाए थे, कैपिटल नेचर की थी, लेकिन उसके बाद हर साल पेंटिंग कराओगे वो रेवेन्यू नेचर की। वैसा ही हाल है। समझ में आई बात? हाँ या ना? हमने मोटरसाइकिल चला रहे थे, तब तक कड़बड़ कड़बड़ आवाज आने लगी मोटरसाइकिल से। मैंने देखा चल नहीं रही, मिस्त्री को दिखाया तो उसने कहा आपकी गाड़ी की रिंग एंड पिस्टन खराब हो गई है, इसको चेंज कराइए। मैंने 5,000 रुपए लगा दिए। ये कैपिटल नेचर का या रेवेन्यू नेचर का?
हाँ, क्योंकि 5,000 लगाने के बाद भी गाड़ी वैसे ही चलेगी जब 5,000 लगाने के पहले चल रही थी। रिंग पिस्टन खराब होने के पहले जब गाड़ी चल रही थी वैसी ही गाड़ी रिंग पिस्टन बनने के बाद भी चलेगी। कोई फर्क नहीं, तो ये रेवेन्यू नेचर का है, कोई प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं हुई। लेकिन अगर मैं कहता हूं नया रिंग पिस्टन लग गया ना, तो पहले गाड़ी 1 लीटर में 50 किलोमीटर की माइलेज देती थी, अब नई रिंग और पिस्टन लगने से ये 60 किलोमीटर की माइलेज देने लगी। तो बताओ ये कैपिटल नेचर का, रेवेन्यू नेचर का? हाँ, ये कैपिटल नेचर का हो गया, क्योंकि इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और कैपेसिटी बढ़ गई। फिलहाल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। अब समझ में आई बात? कौन सा नेचर है ये? कैपिटल नेचर। माइलेज बढ़ गया ना, तो प्रॉफिट बढ़ गया हमारा। समझ में आ रही है बात? एक क्वेश्चन हम करवा दे रहे, तुम लोग बताओ, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में करके खत्म कर देंगे। ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस मैंने किया, सेकंड हैंड मशीनरी परचेस किया है, क्या वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है? हमने एक मशीन खरीदी है, उसका फर्स्ट टाइम ओवरहॉलिंग करवाया है, तो ये गलत है ना? किस नेचर का होगा? तुम लोग ठीक समझ में आया? मनी स्पेंट, चलो इसको रहने दो। तीसरा है लीगल फीस टू एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। हमने किसी जमीन को खरीदा तो हमने उस पर लीगल फीस दी, तो क्या वो कैपिटल नेचर का है? हाँ, तो ये ट्रू है। ट्रू नहीं समझ में आई बात? ट्रू। हमने एक लॉयर को फीस दी, मेरी फैक्ट्री की जमीन जो है उस पर विवाद चल रहा है, लड़ाई चल रही है, बवाल चल रहा है जमीन, फैक्ट्री की जमीन पर, तो मैंने लॉयर को फीस दी। तो बताओ ये लॉयर को फीस कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू? क्यों? बहुत बढ़िया, क्योंकि वो तो उल्टा लॉस हो रहा है मेरा। फायदा कौन सा मिल जाएगा तुमको? वकील को पैसा दिया, फायदा मिल गया, ऐसा कौन सा फायदा होता है? जमीन तो मेरी ही है, उल्टा बवाल चल रहा है, उल्टा खर्चा हो रहा है ना, उससे प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, कैपेसिटी कुछ भी नहीं बढ़ी। ये कौन सा नेचर है? रेवेन्यू। इसने लिखा है कैपिटल, ये फालस है। क्या है? फॉल्स। अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ worn आउट ऑफ मशीन। एक मशीन का हिस्सा था जो जल गया था, उसको हटा करके मैंने नया लगवाया, कैपिटल है या रेवेन्यू? क्यों? मशीन जैसे पहले काम कर रही थी, जलने के पहले, बदलने के बाद भी वैसे ही काम करेगी, जली हुई मशीन। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द रिपेयर एंड व्हाइट वॉशिंग ऑफ द फर्स्ट टाइम परचेस की मैंने ओल्ड बिल्डिंग, और उस पर रिपेयर और व्हाइट वॉशिंग करवाई, क्या वो रेवेन्यू नेचर का है? तो ये गलत लिखा है, हाल से। तो लोग कितने तेज हो गए, नहीं समझे? एक्सपेंसेस इन कनेक्शन, हमने एक सिनेमा हॉल को रन करने के लिए लाइसेंस बनवाया, ट्रू है या फॉल्स है? कैपिटल नेचर है? ट्रू है। हमने एक टेम्पोरेरी हट्स बनवाए, क्योंकि मुझे एक सिनेमा हॉल बनवाना था, मैंने टेम्पोरेरी हट्स बनवाए, और टेम्पोरेरी हट्स बाद में उड़वा भी दिए। तो बताओ ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर? ये कैपिटल नेचर का है, क्योंकि बिना हट्स बनवाए तो हम सिनेमा हॉल बना नहीं सकते, और फिर उनको डिमोलिश करके ही हम सिनेमा हॉल रन भी कर पाएंगे। तो ये कैपिटल नेचर ट्रू है। देखो तुम लोग के लिए बहुत आसान हो गया ये चैप्टर, पूरा खत्म है लगभग लगभग। देखो केवल कैपिटल नेचर बताया है, तुम लोग रेवेन्यू नेचर अपने आप बता दे जा रहे हो। बात समझ में आई? नेक्स्ट सेशन एक और चलेगा ये चैप्टर हम लोग का। थैंक यू बच्चों।